हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे सीटेट की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। भैया यहाँ पे आपको सीटेट की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। नहीं विश्वास हो रहा है, बात नहीं समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि बस फेक है, ये सब बताया जा रहा है, तो आप जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा आज ये पहला वीडियो होने वाला है। काफी दिन से हम वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि मुझे लगा सारा कुछ तो मैं पढ़ा ही चुका हूं यहाँ पे यूट्यूब पे। आपका साइकोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, शिक्षण हो गया। शिक्षण का 40 वीडियो में पढ़ा के छोड़ चुका हूँ। जितने आते हैं सारा कुछ मैं एक कंप्लीट कर दिया हूँ। मैथ का टाइप वाइज क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ, सीडीपी का टाइप वाइज क्वेश्चन में पढ़ा दिया हूँ, ईवीएस का टाइप वाइज क्वेश्चन में पढ़ा दिया हूँ। इसलिए मैं सोच रहा था क्या पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाऊं। तो आप लोग का एग्जाम अब धीरे धीरे काफी करीब आ गया है, तो मैं सोच रहा हूं जितना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे ईवीएस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे सीडीपी का हो, चाहे हिंदी का हो, चारों सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। एक एक करके, जैसे आपको थंबनेल पे डेट दिख रहा होगा कि भैया 6 तारीख, 4 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी, 1 फरवरी, 30 फरवरी, एक तरफ से हम एक एक पेपर को लेते चलेंगे। एक तरफ से एक पेपर में 30 क्वेश्चन है आपका, है ना। तो हम डेली जो है कि सुबह शाम में करके, एक दो वीडियो सुबह में, एक दो वीडियो शाम में करके 4 सब्जेक्ट एक दिन में हम निपटा लेंगे। अगर 4 सब्जेक्ट एक दिन में निपटाते हैं तो हमारा समझिए कि एक पेपर एक दिन में खत्म होने वाला है। तो एक पेपर हम डेली खत्म करेंगे, तो जो भी हमारा 15, 20, 30 सेट बनेगा, तो 30 पेपर हम क्या करेंगे, एक तरफ से पूरा हम खत्म कर लेके चलेंगे। और जिसकी थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है भाई। मैथ का अलग है, ईवीएस का अलग है, सीडीपी का अलग है, नेगेटिव पॉजिटिव अलग बना के रखे हुए हैं। जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा कुछ सॉल्व कराया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और इसके नीचे भी मैं पिन करा दूंगा लिंक, कि आप डायरेक्ट वहां से खोल के जा सकें। सीडीपी देखना है तो कैसे करें, मैथ का देखना है तो क्या करें, और ईवीएस का देखना हो तो क्या करें। पैडागोजी भी आपकी पढ़ाई गई है और थ्योरी भी आपकी पढ़ाई गई है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेपर के माध्यम से हम पूरे थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। आज ही हमारा पहला क्लास है तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा उसमें समझाने की बात नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बात करते हुए हम लेके चलेंगे आगे। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, मैं एक क्वेश्चन पे अगर प्याजे का नाम आया तो प्याजे की पूरी थ्योरी आपके सामने आ जाएगी। लेव वाइगोस्की आया तो लेव वाइगोस्की की पूरी थ्योरी आपके सामने आएगी। अगर लॉरेंस कोहलवार आए, हावर्ड गार्डनर आए, तो नाम आएगा बाबू पेपर में एक मेरे भाई, लेकिन क्या करेंगे, हम पूरे थ्योरी को कंप्लीट हुए पे समझते हुए चलेंगे। अभी थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं, लेकिन कोशिश हम कहते हैं नहीं करेंगे, लेकिन स्टार्ट होता तो पूरा बराबर हो जाता है। ठीक है ना। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, देखिए आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 30 क्वेश्चन है, 30 में से कितना आप पा रहे हैं सीडीपी में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस संदेह में मत रहिए कि नहीं यहाँ पे आपको पढ़ाई नहीं होगी। नहीं विश्वास है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट चेक करिए, फिर उसके बाद बात करिए। हर बार यहाँ बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, ठीक है, और चारों सब्जेक्ट इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। आपको खुद आज जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी में आपको अंदाजा लग जाएगा नहीं हाँ सर कैसे पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहली क्लास है, थोड़ा समय का अभाव है, तो हम पहले इसको क्वेश्चन करके समझते चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, आपका यहाँ पे डेट दिया गया है, कितनी तारीख का ये क्वेश्चन है आपका, ये देख रहे हैं। परीक्षा तिथि 6 फरवरी 2023, 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बाल विकास का। और हम देखने जा रहे हैं, इसमें भाई आपका थ्योरी भी है, ठीक है ना, थ्योरी भी है, आप प्लस क्या है, आपकी पैडागोजी भी इसमें ऐड है। 15 नंबर के थ्योरी आते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, और 15 नंबर का पैडागोजी आता है, ये भी आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि आप सीटेट का फॉर्म भर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो सारा सिलेबस हम पहले डिस्कस कर लिए हैं, सिलेबस की वीडियो पहले बना दिया हूं मैं, है कि नहीं, और मैं यही बताया हूँ कहाँ से कैसे क्या क्या पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा, पहला क्वेश्चन क्या क्या रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए। ये कह रहा है कि अनेक, ध्यान दीजिएगा, अनेक कह रहा है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर
प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष। अब देखो प्रत्यक्ष मीन्स होता क्या है, प्रत्यक्ष मीन्स होता क्या है, प्रत्यक्ष मतलब वास्तविक रूप से जिसको हम देख सकें, जो हमारी आंखों से दिखाई दे, वास्तविक रूप से जो छू सकें, देख सकें, मतलब मूर्त चीजें, वो सब क्या कहलाएंगे, प्रत्यक्ष कहलाएंगे। प्रत्यक्ष मतलब क्या होनी चाहिए भैया, मूर्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मूर्त। एक होता है अमूर्त और एक होता है मूर्त। तो क्या होना चाहिए प्रत्यक्ष मतलब, प्रत्यक्ष मतलब मूर्त होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दिख रहा हो नहीं दिख रहा होगा, हम ये लेते हैं। क्या होना चाहिए, मूर्त होना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप मतलब मूर्त। मूर्त मतलब क्या कहेंगे, वास्तविक। क्या कहेंगे भाई, वास्तविक। और वास्तविक तो मतलब आप जान चुके हैं कि जिसको हम आंखों से देख सके, जिसको हम छू सके, हमारा क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष रूप से। कह रहा बौद्धिक योग्यता, बौद्धिक मतलब सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता की बात कर रहा है। जैसे कि समस्या समाधान, समस्या समाधान, और क्या कह रहा है, समालोचनात्मक। समालोचनात्मक का मतलब होता है भाई कि किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई भी विषय वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके बारे में सही और गलत के बारे में पता करना, कि मतलब ये कितने हद तक सही है, ये कितने हद तक गलत है, इसके बारे में तर्क वितर्क करना, जानना, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, खोजना, अन्वेषण करना, ये सारी क्रियाएं की जाती है किसमें, समालोचनात्मक चिंतन। और तार्किक चिंतन की स्पष्टता व चर्चा करता है। क्या है, अस्पष्टता व चर्चा करता है। आप कह रहे हैं कौन सा है, शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक। देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन जो पहला है, दो क्वेश्चन आपका आगे जो हमेशा होता है, हर सेट में होता है, विकास से होता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। अगर कोई समस्या का समाधान आप करना होगा आपको, या किसी के बारे में सही गलत और पता करना हो कि ये थ्योरी कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके बारे में पता करने के लिए तार्किक सोच मतलब तर्क वितर्क करना है, परीक्षण निरीक्षण करना है, अन्वेषण करना है, खोजबीन करना है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, शरीर के अंतर्गत तो आएगा नहीं, ठीक है ना। गत्यात्मक मतलब क्या, शारीरिक मतलब होता है शारीरिक विकास। ये देखिए, ये शारीरिक विकास क्या होता है, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई का बढ़ना क्या कहलाएगा, शारीरिक विकास। सारा पढ़ाया गया है थ्योरी में। शारीरिक विकास क्या होता है भाई, शरीर की मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के बारे में पता करना, या इत्यादि में अगर आप क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, आपका विकास हो रहा है। मान लीजिए आपकी वृद्धि बढ़ रही है, ये किसके अंदर है, शरीर की। शरीर को आपका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये क्या है, वृद्धि के अंदर आता है। तो ये कितना आता है, वृद्धि। और क्या है, विकास के अंदर भी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। विकास क्या होता है, मात्रात्मक के साथ गुणात्मक दोनों होता है। देखो मैं ये कह रहा हूं भाई, देखो वृद्धि क्या होता है, हम विकास पढ़ रहे हैं, विकास क्या होता है भाई, विकास क्या कर रहे हैं, विकास। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया। क्या है, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। और मैं लिखूंगा तो पूरा थ्योरी लिख दूंगा, ये दिक्कत है मेरे में, पूरा थ्योरी लिख दूंगा एक ही बार में, जो कि आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। विकास बस सुनते रहिए, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन प्रयत्न लगातार, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और हम क्या है, जब हमारे अंदर विकास होता है तो नए नए गुणों का क्या है, नई नई आदतों का निर्माण होता है। और पुरानी आदतें धीरे धीरे क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, छूट जाती है हमारी, है कि नहीं। नई आदतों का निर्माण होता है, नई नई चीजें सीखते हैं, तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ती है। तो मतलब विकास एक ऐसा है, विकास अमूर्त होता है। विकास क्या होता है भाई, अमूर्त होता है। क्या होता है, अमूर्त। विकास दिखाई नहीं देता है, लेकिन विकास विकास क्या अमूर्त है, विकास दिखाई नहीं देगा, लेकिन किसी विषय, किसी व्यक्ति के अंदर या किसी व्यक्ति में कार्य करने के तौर तरीके, कार्य करने की क्षमता, है कि नहीं, और नए नए गुणों का परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे उसके अंदर विकास हो रहा है। विकास दिखाई नहीं देता है, विकास किसी व्यक्ति के काम करने के तौर तरीके, ठीक है, तौर तरीके से हमें पता चलता है कि इसके अंदर विकास है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गत्यात्मक मतलब क्या होता है, गत्यात्मक मतलब शरीर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। जैसे दौड़ना हो गया, खेलना, धावक हो गया, आपका खिलाड़ी हो गया, आपका ड्राइवर हो गया। गत्यात्मक मतलब ये क्या है, गमन करना, दौड़ना, चलना, ये चीज है, मोटर। और सामाजिक क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है, देखो
पहली बच्चा कहाँ आता है? परिवार में। कहाँ आता है? परिवार में। जब बच्चा पैदा होगा तो कहाँ होगा? परिवार में होगा। तो परिवार में, परिवार का अलग इन्वायरमेंट होता है। देखो समाज का निर्माण कैसे होता है भाई, एक एक चीज समझते चलो। एक चीज समझते चलो, सामाजिक का मतलब हो गया आपका कि समाज से। किससे? समाज से। सामाजिक का मतलब समाज से। और समाज का मतलब किससे हो गया? समुदाय से। किससे हो गया? समुदाय से। और समुदाय का मतलब हो गया किससे भाई? समूह से। और समूह का मतलब कहां से हो गया? दो या दो से अधिक लोगों से। दो या दो से अधिक लोग किसी समूह में हैं तो कई समूह मिला के समुदाय बनेगा, और कई समुदाय मिला के एक समाज का निर्माण कराएगा। और सामाजिककरण मतलब सामाजिक विकास आपके अंदर कैसे होगा? परिवार सबसे पहले कहां जाएगा? परिवार। तो जो भी समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं, जो भी समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं, कोई भी जो भी समाज द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं, जो रीति रिवाज है, जो मान्यताएं हैं, उनका पालन करना ही क्या कहलाएगा? समाजीकरण कहलाएगा। समाजीकरण के अंतर्गत हम ये भी कर सकते हैं, हमारा क्या जाएगा भैया? नैतिक विकास आ जाएगा। क्या आएगा? नैतिक विकास। क्या आएगा? नैतिक विकास। सामाजिक के अंदर क्या आ जाएगा? नैतिक विकास। नैतिक विकास करने का सेंस ये है कि आप के अंदर आदर्श व्यवहार हो। किसी बच्चे के अंदर आदर्श व्यवहार मतलब नैतिक व्यवहार। अब आदर्श व्यवहार क्या होता है? आदर्श व्यवहार हम उससे कहते हैं कि जो समाज द्वारा, घर परिवार द्वारा, संविधान द्वारा, कह लीजिए हमारे देश द्वारा जो भी मान्यताएं, जो भी रीति रिवाज, जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी दायरे बनाए गए हैं, जो भी मापदंड बनाए गए हैं, उनको क्या करना है? जो भी पर्सन है उनका क्या करेगा? वो पालन करेगा, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालने की कोशिश करेगा और उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा। तो उसे हम कहें क्या? सामाजिक विकास। कि समाज में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे घूमना है, आप कहाँ पे कहीं प्रेजेंट हो रहे हैं तो आपके अंदर जो चीजें हैं, मतलब पहले तो मान लो हम हाफ लोअर पहन घूम रहे थे, लेकिन अब पैंट पहन के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां की जो रहन सहन है, जो वहां का वातावरण है, उस वातावरण के अनुकूल हमको क्या करना है? अपने आप को ढालना है। तो क्या कहलाएगा? हमारा समाजीकरण कहलाएगा। अब बात आती संज्ञानात्मक की। संज्ञानात्मक मैं एक ही बार में इसीलिए मैं जल्दी प्रैक्टिस नहीं कराता हूँ। 30 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को लगता है पूरा घंटे चले जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास उसे कहते हैं, देखो यहाँ क्या क्या है? संज्ञानात्मक विकास में होता है संज्ञान से मतलब होता है किससे? संज्ञान। और संज्ञान किससे मतलब होता है भाई? संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान से। किससे होता है? ज्ञान से। और ज्ञान का मतलब किससे होता है? जानकारी। ठीक है ना? और जानकारी आपको क्या है? व्यवहारिक जानकारी भी आपको हो सकती है और तथ्यात्मक जानकारी भी हो सकती है। तो किसी विषय वस्तु के बारे में क्या करना? जानकारी कलेक्ट करना। वो हमारे मन मस्तिष्क में जाके स्टोर है, जिसको स्कीमा और क्या है कहते हैं? स्कीमा एक होता है, स्कीमा एक स्कीम दो होता है, प्याजे का आगे आएगा तो बात करेंगे। तो जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं, कहाँ? ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और जो हमारे पास ज्ञान है, कभी भी किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीजें हमारे पूर्व ज्ञान में होती हैं, जो चीजें हमारे क्या है? ज्ञान में। ज्ञान कहाँ होता है? हमारे पूर्व ज्ञान का। तो जो चीजें हमारे पूर्व ज्ञान में होती हैं वो हमारे संज्ञान में होती हैं, और उसी का इस्तेमाल करके हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, या किसी विशेष वस्तु के या किसी विशेष पर्सन के बारे में हम ये अंदाजा लगाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और हम तर्क वितर्क करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा भैया? ये कहलाएगा संज्ञानात्मक विकास। समस्या समाधान की विधि, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, ये कहलाएगा संज्ञानात्मक विकास। तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होने वाला है? डी होने वाला है। आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जरा मैं देख लेता हूँ कि रेड वाला सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये तो सही से दिख नहीं रहा है भाई, वाइट से ही लिखना पड़ेगा, कोई बात। ये आप समझ गए। अब हम चीजों क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं चल रहा है, इसी से लिखना चाहिए था। ये देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। आप तब तक नंबरिंग करके रख लीजिए, ये इसीलिए नंबरिंग करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। लो भाई, 2 क्वेश्चन विकास और वृद्धि से होता है, फिर इसके बाद बात आगे बढ़ती है।
विकास विकास अच्छा किस तरफ से किस तरफ बढ़ता है। ठीक है, आइए इसको बात करते हैं। आप लोग सोचते रहिए क्या है क्या नहीं है। आंसर में चाहूँ तो एक लाइन में तुरंत बता के हट सकता हूँ, लेकिन मुझे आंसर केवल बताना नहीं, आपको थ्योरी बतानी है। विकास बढ़ता किधर है, ये कह रहा है सिर से पैर। क्या कह रहा है, सिर से पैर, मतलब ऊपर से नीचे, सिर से पैर। ये कह रहा है जटिल से सरल, ये कह रहा है बाह्य से केंद्र तरफ, ये कह रहा है विशिष्ट से सामान्य तरफ। तो बताओ इसमें से आपका क्या आंसर होने वाला है। देखो विकास कह रहा है किसके किस तरफ से। देखो विकास के सिद्धांत बहुत सारे होते हैं। एक होता है निरंतरता का सिद्धांत, तो यार सिद्धांत नहीं पूछा है, ये पूछ रहा है विकास किस तरफ से किस तरफ बढ़ रहे हैं। आपको दो चीजें मैं बताया हूं, एक होता है शीर्षगामी, एक होता है क्या शीर्षगामी, एक होता है शीर्षगामी और एक होता है अधोगामी। क्या होता है भाई, अधोगामी। दो चीजें होती है, ठीक है ना। जो शीर्षगामी होता है वो क्या होता है, सिर से पैर होता है। क्या होता है, सिर से पैर की तरफ। क्या होता है भाई, सिर से पैर की तरफ होता है। जो अधोगामी होता है मध्य भाग, शरीर के मध्य भाग से बाह्य की तरफ। हम ये कह सकते हैं केंद्र से बाह्य। क्या कहेंगे, केंद्र से बाह्य, ठीक है ना। मध्य से बाहर की भाग, ये कह सकते हैं मध्य से, कहां से, बाहर की तरफ, ये भी कह सकते हैं। सिर से पैर का मतलब हो सकता है ऊपर से नीचे भी आ सकता है। ऊपर से कहां, ऊपर से नीचे भी लिखा आ सकता है ये, ठीक है ना। सिर से पैर, ऊपर से नीचे, शीर्षगामी और क्या है, अधोगामी। तो देखो ये हमेशा बच्चा, जब भी बच्चे का विकास होता है तो कहां से होता है, सरल से जटिल की तरफ होता है। कहां से, सरल से जटिल। पहले क्या करते हैं हम बच्चा अपने इर्द गिर्द क्या है, पहले जो चीजें आसान होती है पहले उसको सीखता है, फिर उसके जरिए क्या है, जो विशिष्ट है, जो कठिन, उन चीजों को सीखना स्टार्ट करता है। तो ये तो आपका गलत हो गया, ये तो भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमने कहा केंद्र से बाह्य होता है, शरीर के मध्य भाग से बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारा अधोगामी, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो शीर्षगामी। तो ये चीजें आपकी यहां से गलत होगी। विशिष्ट से सामान्य नहीं, पहले हम क्या करते हैं, सामान्य चीजों को जानते हैं, फिर उसके बाद विशेष चीजों के बारे में हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट। आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ आपका आंसर होने वाला है पहला, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, इसमें कुछ था नहीं। अभी आपकी पहली क्लास है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त। एक तरफ से जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपका थ्योरी पढ़ा ही चुका हूं पहले का, बस आपको प्रैक्टिस कराएंगे, तो प्रैक्टिस के माध्यम से सारा कुछ कंप्लीट कराते जाएंगे। कह रहे हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक और सामाजिकरण का द्वितीय कारक क्या है। द्वितीय क्वेश्चन आता है, एक लाइन खाली याद रखो, ये क्वेश्चन हमेशा आता है समाजीकरण का। ये क्वेश्चन कहां से आपका, समाजीकरण का है। कहां से भाई, ये क्वेश्चन आपका समाजीकरण का है। समाजीकरण दो होता है, एक होता है प्राथमिक। क्या होता है भाई, प्राथमिक। एक क्या होता है, प्राथमिक, और एक क्या होता है आपका द्वितीयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीयक। देखो अब जो इसमें आएगा प्राथमिक संस्था, मतलब संस्था आप ये कह सकते हैं, बच्चे जो है प्राथमिक का मतलब ये हो जाएगा आपका कि जहां पे ये भी स्टार्टिंग किया है। द्वितीयक मतलब घर से बाहर। प्राथमिक घर जब भी पूछेगा तो आप क्या कहना, आपको कहना है परिवार। क्या कहना है भाई, परिवार कहना है, ठीक है ना। और क्या कहना, घर परिवार, ये ले लीजिए घर परिवार, ठीक है ना। पास पड़ोस, क्या कह लीजिए, पास पड़ोस। और आपको मैं बता दूं कि ज्यादातर आपका क्या होगा, ये होगा परिवार से होगा आपका। द्वितीयक में क्या आता है, द्वितीयक में हमारा हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। और क्या हो जाएगा, धार्मिक संस्थाएं। क्या कहेंगे, धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गई, और जहां पे हमारे माँ बाप काम करते हैं वो चीजें होगी। ये रहता है द्वितीय के अंदर। आपको दो ये चीज याद रखना है, बस यही वाला याद कर लो, परिवार, घर परिवार, पास पड़ोस। अब बकिया कुछ हुआ है क्या होगा, सब हमारा द्वितीयक होगा। तो इसने कहा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। प्राथमिक, पहले देखो घर परिवार कहाँ है, देखो प्राथमिक तो जनसंचार माध्यम, ये तो प्राथमिक है नहीं। विद्यालय हम क्या कहें, द्वितीयक है। अब परिवार हम क्या कहें, पहला है, तो परिवार क्या हो जाएगा, प्राथमिक। और द्वितीयक हमने कहा विद्यालय, तो द्वितीयक क्या हो जाएगा आपका विद्यालय, तो क्या हो जाएगा, सी हमारा से हो जाएगा। यहां से मात्र ये आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपका, चाहे विकास हो, अब इसके पहले दो विकास और वृद्धि क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, समाजीकरण का है।
जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे भाई आराम से, विकास और वृद्धि भाई अविनाश सर, जाके सर्च करेंगे क्या चीज आपको, ये आपको सर्च करना है क्या, समाजीकरण भाई अविनाश सर। एक बार ये टॉपिक पढ़ाए हैं, पहले पहले मैंने क्या क्या है, पहले मैं समाजीकरण पढ़ाया हूँ। समाजीकरण होता क्या है, समाजीकरण को 2 भागों में बांटा गया है और किस भाग में क्या क्या होता है एकदम डीपली एक तरफ से बताया गया है, और लास्ट में साफ साफ बता भी दिए हैं कि भैया 2 लाइन याद करो भैया, इसी में से पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा। फिर उसके बाद कम से कम 30 20 50 क्वेश्चन कम से कम एक जगह करवाए हम, हर टॉपिक पे 50 50 30 30 40 40 50 50 क्वेश्चन में करवा के रखा हूँ। पहले मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ, थ्योरी के बाद फिर क्या क्या हूँ, पूरा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सारे पूछे गए साल में 10 20 50 ये कई जगह करवा दिए, एक ही जगह। टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, पूरी कहानी खत्म। और इस समय हम इसलिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ताकि एक ही साथ सभी थ्योरी को मैं आपके सामने ला सकूं और जिससे आपको समझ में आ सके। तो ये हमारा क्या से होने वाला है, परिवार और क्या स्कूल। आइए अगला क्वेश्चन जीन प्याजे से। जीन प्याजे की थ्योरी बहुत बड़ी है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो पूरा समय चला जाएगा जीन प्याजे में, आपको अच्छी तरह पता है। जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं, जीन प्याजे की कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास भी दिए और जीन प्याजे नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिए। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है जीन प्याजे का, वो सीटेट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसी के बेस पे जो हमारे लॉरेंस कोलबर्ग हैं उन्होंने अपना दिया नैतिक विकास का सिद्धांत, वो भी 3 चरणों में बांट के रखे हैं। इनका 4 चरण है। एक है संवेदी गामक अवस्था, क्या है पहला, संवेदी गामक अवस्था। दूसरा है, पहले को संवेदी और पेशी भी कहते हैं, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा मूर्त, और चौथा अमूर्त चाहे औपचारिक। 4 स्टेज इन्होंने बांट के अपना रखा हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अगर आप स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं है, स्कीम एक संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होगा भाई, देखो ये विकास का समीपस्थ क्षेत्र है, ये आपका जोन ऑफ प्रोक्सिपल डेवलपमेंट, ये आपका किसका है, ये आपका भैया है लेवाइगोस्की। ये किसका है, ये लेवाइगोस्की। अनुकरण करना, असंतुलन और संरक्षण। अब कह रहा है स्कीम की बात कर रहा है, आप हमको ये बताइए कि स्कीम किसके अंतर्गत आएगा, मैं सारा कुछ बता दूंगा भाई। हम कह रहे हैं पहली अवस्था, एक पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा और क्या होता है, चौथा होता है। याद करके रखिए, पहला होता है भैया आपका 0 से 2 वर्ष, कहाँ से 0 से 2 वर्ष। दूसरा का होता है 2 से क्या 7, और क्या होता है 7 से 11, और 11 से 13 कह लो, चाहे 13 से ऊपर। पहला हमारे क्या होता है, पहला हमारा संवेदी गामक होता है, संवेदी गामक, ठीक है, संवेदी गामक होता है। इसको पेशी भी कह सकते हैं, संवेदी पेशी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, संवेदी पेशी भी कह सकते हैं, इसे ज्ञान इंद्रिय आधारित अधिगम भी कह सकते हैं, कई नाम होता है, यही दिक्कत है भाई। प्याजे का भी मैं पढ़ाया हूँ, प्याजे का भी अलग से पढ़ाया हूँ, उसका भी 40 50 क्वेश्चन करवाया हूँ, पूरा थ्योरी पढ़ाने के साथ। सबका मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, एक एक करके देखते रहिएगा। अब जब भी प्रैक्टिस में कराऊं पहले आप पढ़ लो भाई, पहले पढ़ के तैयार हो। आप देखो, अगर आप चाहेंगे सर फिर से पढ़ा देंगे तो कमेंट करिएगा, फिर से मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या है जो चीजें पढ़ाई गई हैं उस पर अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो पढ़ के आएंगे तो ये प्रैक्टिस आपको ज्यादा समझ में आएगी। संवेदी के बाद हमने कहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक 2 तरीके से बांटा गया है, एक है 2 से 4 और एक क्या है 4 से 7। ये है क्या पूर्व संप्रत्यात्मक, क्या है संप्रत्यात्मक अवस्था, देख लीजिएगा। और ये आपका क्या है वो अंतर्दर्शी, ये क्या है अंतर्दर्शी, क्या हो जाएगा अंतर्दर्शी। ये आपका आ जाएगा किसमें, मूर्त में आ जाएगा। ये आपका औपचारिक आ जाएगा, क्या औपचारिक, या आपका औपचारिक कह लीजिए या क्या कह लीजिए अमूर्त। ये औपचारिक और अमूर्त, इसके अंदर जो चीजें होती हैं सब में अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है क्या, मूर्त से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मूर्त पूछा जाता है। अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था का लास्ट वाला पूछा जाता है भैया, ठीक है ना, जैसे जीववाद हो गया, ये सब अलग अलग चीजें हैं। सबको डिफिनेशन में अगर मैं लेना चाहूँ तो थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा हो जाए क्या। चलिए मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए क्या संरक्षण। क्या हो रहा है बच्चे के अंदर, संरक्षण का अभाव हो रहा है। क्या हो रहा है, संरक्षण का अभाव हो जाएगा बच्चे के अंदर। ये चीजें आपको क्या करनी है, याद करके रखनी है, ठीक है। आगे लेके चलते हैं। हम सोच रहे थ्योरी बता ही नहीं क्या, थोड़ा सा लाओ, थोड़ा सा हम बात कर ही लेते हैं थ्योरी के बारे में। देखो भाई,
ये संवेदी कामक अवस्था है, पेशी कामक अवस्था है, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त मूर्त। देखो ये कह रहा अनुकरण, अनुकरण मतलब होता है नकल करना। क्या होता है? नकल करना। और नकल करना कौन कहते हैं? लेवाइगोसी कहते हैं नकल करना है। लेकिन जिन प्याजे कहते हैं कि बच्चे वातावरण में सक्रिय वातावरण में सक्रिय क्या करता है? अन्वेषण करता है, खोजबीन करता है, क्रियाकलाप करता है, करके सीखता है। और लेवाइगोसी कहते हैं नकल करके सीखता है। और ये असंतुलन, ये कह रहा है कि जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट नहीं है, भाई अगर संतुष्ट नहीं है तो संतुष्ट नहीं है तब क्या हो जाएगा? तब असंतुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतुलन। संतुलन की स्थिति में आने के लिए, संतुलन क्या है? संतुलन को साम्यीकरण भी कहते हैं। संतुलन क्या करते हैं? साम्यीकरण भी कहते हैं। संतुलन की अवस्था में आने के लिए समायोजन और समावेशन दोनों की जरूरत पड़ती है। समावेशन और समायोजन दोनों की जरूरत पड़ती है। अब समावेशन होता क्या? एक होता है समावेशन, ठीक है, एक होता है समायोजन, ठीक है ना। और एक क्या होता है? समावेश। और होता है संतुलन। क्या होता है? संतुलन या संतुलीकरण। अब होता है जीववाद। क्या होता है? जीववाद होता है भाई। अब क्या होता है? स्कीम होता है। आप क्या होता है? स्कीमा होता है, ठीक है। स्कीम हो गया, स्कीमा हो गया, जीववाद हो गया, अहम केंद्रितता, अहम केंद्रितता, अहम केंद्रितता, आत्म केंद्रितता होता है एक, आत्म केंद्रितता, अहम केंद्रितता, आम केंद्रितता, आत्म केंद्रितता, अपलटावीपन, और एक होता है पलटावीपन, अपलटावीपन, ठीक है ना। और ले लीजिए तार्किक सोच, तार्किक सोच, ठीक है ना, विश्लेषण क्षमता। ये सारे संरक्षण का अभाव क्या हो जाएगा? संरक्षण का अभाव। ये सारे आपको क्या है? एक एक करके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब प्याजे के इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये सब क्या है? प्याजे के इंपॉर्टेंट शब्द हैं। समावेशन मतलब कोई नई जानकारी है, कोई नई जानकारी में पुरानी जानकारी आ गई, कोई नई जानकारी है। समावेशन, समावेशन का मतलब होता है कोई पुरानी जानकारी में नई जानकारी लेने क्या क्या उसमें कोई बिना अंतर के क्या क्या दोनों को एक साथ रख ले तो समावेशन कहलाएगा, अंतर करके रखेगा तो समायोजन कहलाएगा। इन्हीं दोनों के जरिए संतुलन की अवस्था में आ सकते हैं। एक स्थिति बच्चे की ऐसी आती है जिसमें बच्चा सोचता है कि सभी वस्तुएं क्या है? जीवित है, चाहे गुड़िया हो, चाहे गुड्डा हो, चाहे पुतला हो, कुछ भी हो, उसे क्या समझता है? जीवित समझता है। स्कीम मतलब जहां पे चीजों को संग्रहित करके रखा है तो क्या कहलाता है? देखो स्कीमा, जहां पे संग्रहित करके रखेंगे स्कीमा और उसका एक एक इस्तेमाल करके काम करेंगे तो क्या कहलाएगा? स्कीम कहलाएगा। क्वेश्चन ज्यादा भाई इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ। अहम केंद्रितता बस केवल अपने बारे में सोचना, केवल अपने बारे में। आत्म केंद्रितता मतलब बस केवल अपने बारे में सोचना। और अहम केंद्रितता वो कहता है कि जो मैं सोच रहा हूं या जो मैं कर रहा हूं वो सब क्या है? ठीक है भैया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे खिलौना बच्चे अपने से तोड़ के फिर से ठीक करता है तो उसे कहते हैं संक्रिया। क्या कहते हैं? संक्रिया। बच्चा क्या करता है? खिलौने को तोड़ता है, तोड़ने के बाद फिर अपने से जोड़ने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रिया। अपलटावीपन, एक बिंदु से आगे निकल जाने पर वापस उस बिंदु पे लौट नहीं आ पाना क्या कहलाएगा? अपलटावीपन। पलटावीपन जाके वापस आ जाए। अब विलोमता और अविलोमता इसी का होता है। तो मतलब किसी जैसे पलटावीपन, अपलटावी से विलोमता और अविलोमता भी इसी में आता है। संरक्षण का अभाव मतलब कोई चीज बच्चे को पढ़ाया गया वो कुछ देर बाद भैया भूल गया तो क्या कहलाएगा? संरक्षण का अभाव। क्या कहलाएगा? संरक्षण का अभाव। पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे गुरु, पूरा पढ़ाने लगेंगे तो आपका ज्यादा समय चला जाएगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बता दीजिएगा सर क्वेश्चन कराना है तो मैं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लेके आऊंगा, खूब एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको मजा आ जाएगा। सारी थ्योरी कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं तो प्रैक्टिस तरह हो तो अच्छा है। जहां जहां जो क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। जिन प्याजे के संग बच्चे किस अवस्था से वस्तु अवस्थाई, तो कौन है भैया? वस्तु अवस्थाई समझना स्टार्ट कर देता है। वस्तु मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु उसके आंख से भले ओझल हो जाए, मतलब उसके आंख से कोई वस्तु ओझल हो जाए फिर भी उसका अस्तित्व रहता है। भले तू कर लिया कौआ उड़ हाथ पीछे कर लिए लेकिन लड़का फिर से पीछे पीछे आएगा। वो जान रहा है कि जो ऑब्जेक्ट मेरे जो भी हैं जिनके हाथ में था वो गायब हुआ नहीं है, उसका अस्तित्व है। वो आज या कल या कुछ देर बाद जहां रखी जाती थी वहीं पे रखी जाएगी। मान लो आपने मोबाइल चार्ज में लगाया
मोबाइल चार्ज में लगाया है, ठीक है, वहां से मोबाइल आप चला लिए, मोबाइल बच्चे से मांग रहे हैं, मोबाइल आपने चुरा दिया, तो बच्चा वेट करेगा कि कहिया भैया तुम मोबाइल लेके वहां लगेगा। कब आप ले आके मोबाइल वहां पे लगाएंगे, आज जहिए आप मोबाइल लेके वहां लगाएंगे ना, तहिया वहां क्या होगा, भूल जाएगा, क्या है, भूल जाएगा। तो उसे कहेंगे वस्तु अस्थायी। ये किस अवस्था में, ये पूछ रहा है आपका। ये हम बता ही चुके हैं, 0 से 2 वर्ष है ये आपका 2 से कितना है, 7 वर्ष है, ये 7 से आपका 11 है, और ये आपका 11 से कितना है, 11 से 13 है। आपको सबका नाम 3 3 4 4 होता है, बताई दिए। इसमें 2 है, एक क्या है 2 से 4 है, और एक क्या है 4 से 7 है। ये आपकी उम्र हो गई, ये वर्ष में हो गई। कह रहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखो जो औपचारिक होता है, औपचारिक आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, औपचारिक में सबसे लास्ट स्टेज आता है भैया। लास्ट स्टेज मतलब इसमें तार्किक सोच, क्या करना, विचार करना, तर्क वितर्क करना, विश्लेषण क्षमता, समालोचनात्मक, अन्वेषण, ठीक है ना, सृजनात्मक, रचनात्मक, ये सब इसमें आएगा औपचारिक में। क्या आएगा, रचनात्मक, और क्या आएगा, सृजनात्मक, ठीक है ना, रचनात्मक, सृजनात्मक, अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण, और क्या है, खोजबीन, ये सब कुछ इसमें आएगा। तार्किक सोच, तार्किक सोच, ये सब किसमें आएगा, लास्ट वाले में आएगा। ठीक है, तो सबके बारे में नहीं बता रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। यह हमारा क्या से होने वाला है, यहाँ अब क्या से हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप बताइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या से आपका क्वेश्चन होने वाला है। यार तो बहुत, ये पूरा एक्सप्लेन करना होगा तो मेरा तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब का मतलब क्या हुआ, सही है, हालत खराब का मतलब हालत खराब नहीं होगी एक्सप्लेन करने में। चलो भाई, क्या आपका सही है, यहाँ पे क्या से हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका पहला से हो जाएगा क्या, संवेदी गामक अवस्था। पहले बच्चा समझता है वस्तु जीवित है, तो क्या है, जीववाद। अब पूछा कि यहाँ पे पहले भैया वस्तु अस्थायित होगी, फिर वस्तु क्या होगी, जीवित होगी। वस्तु अस्थायित्व तो इसमें आ जाएगा, जीववाद किसमें आएगा, इस वाले में आ जाएगा। जब जीववाद होगा फिर उसके साथ क्या करेंगे, खेलना कूदना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव कहानी लेके चलेंगे। आओ अगले 30 क्वेश्चन, पता है 30 क्वेश्चन के लिए तो लगता है 2 घंटा चाहेगा साइकोलॉजी के लिए। मैथ का तो काम निपटा देंगे, साइकोलॉजी का समझाना पड़ेगा पूरा, 2 घंटा चाहिए। आओ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखते रहिए। कह रहा है कि रमन के सम्मुख हेंज, अब हेंज नामक आ गया। हेंज नामक एक व्यक्ति था, ठीक है, हेंज नामक एक व्यक्ति था, उसकी जो वाइफ है ना बीमार थी, जिसको कैंसर हुआ था। बाबू क्या हुआ था भैया, जिसको कैंसर हुआ था वो गया मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए, मतलब डॉक्टर क्या है, मेडिकल स्टोर पे गया दवा लेने के लिए। उसको कैंसर है, उसका लास्ट स्टेज चल रहा है, किसका, जो हेंज नामक व्यक्ति है उसकी जो वाइफ है उसका चल रहा है। और जब वहां पे पहुंचता है तो वो बिना पैसे की दवा देने के लिए क्या है, इनकार करता है कि भैया पैसा दो दवा ले जाओ, लेकिन जो हेंज नामक पर्सन है इसके पास पैसा वैसा होता नहीं है। अब ये सोचता है कि अगर मैं दवा नहीं लेके गया तो मेरी बीवी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो हेंज आगे फंस जाता है कि दवा मैं चुराऊं या ना चुराऊं, चुराऊंगा तो समाज द्वारा गलत कहलाया जाऊंगा, नहीं चुराऊंगा तो मेरी बीवी मर जाएगी। तो इस चीज में वो दुविधा में फंस जाता है। अब लॉरेंस गोल्डबर्ग, ये कौन भैया, ये लॉरेंस गोल्डबर्ग हैं, क्या है, लॉरेंस गोल्डबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत हिंज नामक व्यक्ति पे दिया है। उन्होंने एक कहानी ली थी जिसमें क्या था, कैंसर से उसकी बीवी बीमार है, हिंज नामक पर्सन की। तो इसमें अलग अलग उम्र की होते हैं और अलग अलग, देखो भाई जो पहली स्थिति होती है, जो पहली होती है वो क्या होता है आपका 4 से 10, क्या होता है 4 से 10, एक होता है 10 से भैया 13, और एक होता है 13 से कहाँ ऊपर, एक क्या होता है 13 से ऊपर। अभी पता है थ्री बताना स्टार्ट करेंगे तो पूरा थ्री बता देंगे कि इनके 3 स्टेज होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये क्या होता है 13 से ऊपर, क्या होता है 13 से ऊपर होता है। आधे घंटे का निकल गया टाइम ना, आधे घंटे हो गए, हम अभी 6 क्वेश्चन पहुंचे। 13 से क्या होता है, 13 से ऊपर होता है, 13 से ऊपर होता है, 4 से 10, 10 से 13, 13 से ऊपर। बड़ा नाम होता है, एक के भी 3-3 ठो नाम है, 4-4 ठो नाम है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और इसके अंदर फिर 2-2 स्टेप होते हैं। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर भी 2-2 होते हैं, इसके अंदर भी क्या है 2-2 होते हैं। एक इसमें होता है, एक तो कंट्रोल करने की बात करेगा, एक लड़के के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, भैया तुम कहाँ करना चाहते हो। एक कंट्रोल करने की बात करेगा और एक बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाएगा कि क्या करना चाहता है। अगर मान लो मैं पहले की बात करूं, किसी बात करूं पहले की, या ए होता है
तो मान लो यहाँ पे बी होगा, यहाँ सी और डी, यहाँ ई और एफ। मैं अपने से बता रहा हूँ, पहला पहला जो स्थिति सब में दिया है वो बच्चे के रिस्पेक्ट में है कि बच्चा कैसा कर रहा है। पहला जब आते हैं यहाँ पे तो बच्चा क्या है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। कैसे कंट्रोल करना, कंट्रोल कैसे करोगे, आज्ञा से करोगे या दंड से करोगे, है ना, या खुद से अंदर से तैयार तो उससे करोगे। हम क्या कहेंगे, आज्ञाकारी और दंड अभिविन्यास किसमें आएगा, पहले वाले चरण में आएगा। दूसरा होता है यांत्रिक सापेक्षता, अंदर से बच्चा तैयार हो, अपने से सोचे कि नहीं ये क्या गलत है और सही है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना नहीं चाहिए। अभी क्या समझ लगे भैया, 4 से 10 वर्ष का बच्चा, कितने का है, 4 से 10 वर्ष का बच्चा है। अच्छा, यहां तक बात हो गई। अब यांत्रिक सापेक्षता उसी में दूसरा में आ जाएंगे। अब इसमें आएंगे, कह रहे अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, किसमें, तीसरा वाले में होता है। दूसरा वाले में दूसरा का पहला हो जाएगा, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनना चाहता है लड़का जब 10 से 13 साल के बीच में होता है, तब प्रशंसा पाना चाहता है लोगों से कि हम कोनो बढ़िया काम करें जिससे हमको प्रशंसा मिले, हमको कहा जाए बेटवा तुम बड़ा अच्छा हो, ठीक है ना, बिटिया तुम ये काम बहुत बढ़िया कर रही हो, इसके लिए क्या आता है। और अगर लड़का ठीक ठीक कर तो बढ़िया बढ़िया है, अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको कानून के द्वारा, जो नियम कानून बनाए गए उसके द्वारा उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें कहीं कानून व्यवस्था। आइए लास्ट वाला जो होता है सार्वभौमिकता होता है, इसमें दूसरों के बारे में सोचते हैं। और ये जो होता है क्या कि अपना अपना हित देखना, अपना अपना हित देखना कि मतलब आप मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं आपके लिए कुछ करूंगा। और ये सार्वभौमिकता लास्ट वाली होती है कि आप मेरे बारे में सोचो या मत सोचो भाई, ये पूरी जो दुनिया है ये मेरी है और इसकी हिफाजत करना मेरा काम है। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, बाबा साहब हो गए, जो बड़े बड़े महापुरुष हो गए, वो लोग आते हैं किसमें, सार्वभौमिकता में। आपसे हमको भैया लाभ है कि नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझसे आपको लाभ होना चाहिए इससे मतलब है। ये होते हैं सार्वभौमिकता वाले। सारा कहानी मोटा मोटी हम निपटा दिए। और भैया ये केवल बच्चों पे किए थे, लड़कियों को नहीं लिए थे, केवल लड़कों को लिए थे। इसलिए इनको क्या है, नारीवाद भी कहा जाता है। इनकी अवहेलना की गई, इनका आलोचना किया गया कि भैया गड़बड़ है ये आदमी, ये जो हिंद नामक आदमी है ना बहुत गड़बड़ है, ये खाली लड़कों को लिया था, लड़की को लिया नहीं था, जिसके लिए इसको नारीवाद कहा जाता है। ये आया था भी एग्जाम में। और कानून एवं व्यवस्था विन्यास, अब पूछ क्या रहा है, अब हम पूरा थ्योरी बता दें, मोटा मोटी देखते हैं। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त, क्या करा भाई, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, पैसा नहीं दबाना चाहिए भाई, कैसे दिया गया, हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना क्या है, अपराध है, और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में। अच्छा, लड़का से पूछा यार बताओ भाऊ, अगर मान लो दवाई तो चुरा लिया उसने या पैसा चुरा लिया तो उसको चुराना नहीं चाहिए था, कौन कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है उसको चुराना नहीं चाहिए था। तो किस अवस्था में, वो भैया इस अवस्था में, किसमें, कानून और अभिविन्यास, ठीक है ना। अच्छा लड़का अच्छा लड़की नहीं बनना चाह रहा है, ना उद्देश्य ना दंड है, वो क्या है, कह रहा है कि इससे समाज में गंदगी फैलेगी, इसलिए भैया उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। आगे आ जाओ। क्या हो भाई, एक ही क्लास लपेट दियो, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। पानी गए थे, थोड़ा सा पानी लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़िए भैया, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या हो रहा है। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ले वाइगोस्की, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार बता चुका हूँ। विकास वृद्धि से 2 क्वेश्चन, ले वाइगोस्की से 2 क्वेश्चन, प्याजे से 2 क्वेश्चन, तो ये तीनों का पक्का पढ़ लिया, 2 क्वेश्चन आने वाले। और सामाजिकरण से मैं सिलेबस में साफ साफ बता दिया हूँ भैया कि 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से आएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए और उतना दिमाग लगा कर रखिए। बंद कर दो। देखो, आओ मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ आपका। देखिए, ये कह रहा है कि ले वाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमने कहा ले वाइगोस्की भैया जो है सामाजिक सिद्धांत, ले वाइगोस्की कैसा सिद्धांत दिए हैं, सामाजिकरण का सिद्धांत दिए। कौन, ले वाइगोस्की। ये समाज में बच्चा जो है कि एक दूसरों से अंतःक्रिया करके सीखता है, किससे, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके। जबकि वहीं पे प्याजे क्या करते हैं कि बच्चा भैया अपने से खोजबीन करके सीखेगा। अब तोड़ के देखें खिलौना ठीक बा कि खराब बा, तो खिलौना को तोड़ तोड़ के फिर जोड़ने की कोशिश करेगा, तो कौन है,
चिन प्याजे। और ले वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो बच्चा है वो सक्रिय होके अरे ले वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा एक दूसरे से बात करके सामाजिकरण, हमने कहा समाज का निर्माण कैसे होता है, जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं तो सामाजिकरण कहलाएगा। तो अंतःक्रिया, इनका कहीं भी कोई सवाल आए तो ज्यादा आपका दिमाग किसमें लगाना है, अंतःक्रिया। किससे, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया के बाद आपको दिमाग किसमें लगाना है, देखो आज एक पेज ले लेते हैं, क्या क्या आएगा। तो इसकी ट्रिक समझ लीजिए, क्या ये ट्रिक है। अगर क्वेश्चन ले वाइगोस्की समझ में ना आवे तो लिखना, कहाँ लिखा है, सहयोग करना। क्या करना, सहयोग करना। कहीं सहयोग आ जाए, ठीक है ना, कहीं सहयोग करना। अंतःक्रिया क्या है, अंतःक्रिया करके, सहयोग करके, और क्या क्या है हमको याद है, मदद करना। क्या हो जाएगा, मदद करना। सहयोग का इनाम क्या है, मदद करना। संकेत और चिन्ह क्या हो रहेगा, संकेत आ जाए और क्या आ जाए, चिन्ह आ जाए। ये सब अगर कहीं दिखे तो समझ लो कि ये ऑप्शन आप क्या है 100% सही होने वाले हैं। किसमें, ले वाइगोस्की में। मदद करना, अंतःक्रिया, सहयोग, संकेत और चिन्ह। और भाई लिख लो इशारे। क्या करना, इशारे देना या इशारे करना। ये सारे कुछ क्या है इनके, ले वाइगोस्की के। जो ले वाइगोस्की भाई याद रखना, ले वाइगोस्की का नाम याद करना इसलिए है कि देखो व आया बाद में तो इनमें विचार आता है बाद में। क्या है, ले वाइगोस्की कहते हैं भाई विचार बाद में आता है और भाषा क्या आता है पहले। इनका सिद्धांत कहता है कि ले वाइगोस्की कहते हैं कि पहले भाषा आता है उसके बाद विचार आता है। लेकिन जिन प्याजे इनका उल्टा कर देते हैं, जिन प्याजे करते हैं पहले आवे विचार उसके बाद आवे का भाषा। अब देखिए ले वाइगोस्की के 2-3 सिद्धांत बहुत मस्त हैं। ये भाषा और विचार का सिद्धांत है। भाषा और विचार में भाषा पहले विचार बाद में, और प्याजे की बात करें तो विचार पहले और भाषा क्या भैया, भाषा बाद में। अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड ज्यादा है तो मैं कल से थोड़ा टाइमिंग अलग कर लूंगा, एकदम इत्मीनान से धीरे धीरे क्वेश्चन को समझाते चलूंगा। मैं इसमें इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ कि पूरा थ्योरी भैया 15 नंबर का आता है कंटेंट। अब 15 तो थ्योरी होगी, अब 15 थ्योरी का मतलब 1-1 घंटा। अगर 1 घंटा थ्योरी बताएंगे तो सोचिए कितना जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। एक आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या होता है, समीपस्थ, क्या होगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या होता है, विकास का क्षेत्र, जिसको हम जेडपीडी कहेंगे। और एक होता है इसके फोल्डिंग, ये क्या होता है, इस या निकटस्थ हो जाएगा, समीपस्थ हो जाएगा, इसके फोल्डिंग हो जाएगा, ये होता है। एक होता है जेडपीडी, एक क्या होता है, जेडपीडी। एक में शुरुआत में मदद की जाती है, किसमें, शुरुआत में, और एक में क्या है, बीच में मदद की जाती है। जिसमें शुरुआत में मदद करते हैं, जो हमसे पढ़ा होगा भैया ना, जो पढ़ा होगा जाके थ्योरी, अगर नीचे जो भी थ्योरी पढ़ा होगा अगर वीडियो से, तो समझ में आ रहा होगा मैं कहां से बात कर रहा हूं। तो शुरुआत में मदद करना क्या होता है, अस्थाई। बीच में मदद करना क्या होता है, अस्थाई। इसलिए इनके में नेगेटिव होने ही कहा कि कहीं मदद करना होगा, इशारे करना होगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका सही। इनके सिद्धांत का बहुत सारा नाम है, इनके सिद्धांत का बहुत सारा नाम है। जैसे कि सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का भी सिद्धांत दिन प्याजे का है, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिकरण का सिद्धांत, ये सारा किसका है, ले वाइगोस्की का है। तो ये कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा सही है। ये कह रहा है सामाजिक पृथक्करणी अधिगम में योगदान। ये भैया समाज को अलग नहीं करना है गुरु, समाज को क्या करना है, समाज को अलग करने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, समाज को अलग करने की। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं। ना बाबू क्या है, अभी हमने क्या बताया, सहयोग करना है, ये कह रहा सहयोग नहीं करना है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। संकेत और मदद अधिगम की गति में क्या है, अवरोध पैदा करते हैं। अवरोध 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 मतलब रोकना, अवरोध मतलब रोकना। तो भैया लड़का जो है मदद से सीखेगा, संकेत से सीखेगा। संकेत और इशारे मिलेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। किसी समस्या का समाधान करना हो तो आपको संकेत और इशारे जब तक नहीं मिलेंगे तब तक किसी समस्या का समाधान आप कर नहीं सकते। ये कह रहा अवरोध, अवरोध नहीं पैदा करेगा। कोई संकेत कोई चिन्ह मिलेगा तो आपको अवरोध पैदा नहीं होगा, चीजों को आगे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा गलत। कह रहा सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्या है, सांस्कृतिक। हमने कहा सांस्कृतिक, आपका आ जाए सांस्कृतिक सामाजिकरण, आपका आ जाए सांस्कृतिक उपकरण, आपका आ जाए सामाजिक सांस्कृतिकरण, चाहे सामाजिक उपकरण। ये उपकरण भी वही है, समाज की जगह लिया गया इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा, ये रहा। आ जाओ, यो ले वाइगोस्की है। देखो
हमने कहा क्या था कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण, शिक्षण मतलब होता है सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना किसे कहते हैं, शिक्षण। अधिगम मतलब होता है केवल सीखना, कि निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। चलो, टीचिंग, टीचिंग लर्निंग प्रमोटेड, ठीक है, कौन आपको सीखने में मदद करती है, तो कह रहा है निष्क्रिय अनुकरण। निष्क्रिय क्या है, नेगेटिव है। आपको जब अभी पेडागोजी पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा क्या क्या नेगेटिव होता है, क्या क्या पॉजिटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव का भी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर उसको भी देख लीजिए। सहभागी, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रक्रिया अनुकूलन। अच्छा, ये कह रहा है उद्दीपन, ये भैया व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके लिए सही है। कौन, व्यवहारवादी। जैसे यहाँ पे व्यवहारवादी में हम ले सकते हैं किसको, अब ले लीजिए पावलोव, कुत्ता ले लीजिए, पावलोव ले लीजिए, क्या ले लीजिए, पावलोव ले लीजिए, थॉर्नडाइक ले लीजिए, स्किनर ले लीजिए। ये लोग जब आएंगे तो ये हमारे क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अंदर जब बात आएगी तब वो सबसे होंगे। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेव वाइगोस्की के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेव वाइगोस्की इस पे फोकस नहीं करते हैं कि आपको लालच दे कोई काम सिखाया जाए या लालच दे कोई बात बताई जाए, ऐसा तो है नहीं। हमें अभी आपको कुछ देर पहले बता था क्या, सहयोगी अधिगम, क्या है, सहभागिता, सहयोग करना, ठीक है ना, संकेत देना, इशारे देना, संकेत, चिन्ह, इशारे, सहयोग, सहभागिता, मदद, ये सब ऑप्शन मिले कहीं लेव वाइगोस्की में, तो बाबू यह एकदम बढ़िया वाला ऑप्शन ही मिलेगा आपको हमेशा के लिए। आओ अगला लेके चलते हैं। अगला आपके सामने ही रहा, सारे सब्जेक्ट को मैं लेके चलूंगा, केवल संस्कृत का थोड़ा कराऊंगा और बाकी जो आपको मैं 4 सब्जेक्ट ना पास करा दूं, फिर कहिए 4 सब्जेक्ट में ही आप पास हो जाएंगे भाभी, 4 सब्जेक्ट में ही। लेकिन कब, जब ईमानदारी से देखेंगे तब। सारा पहले थ्योरी आप देखिए जो मैं पढ़ा चुका हूं, और थ्योरी के बाद, थ्योरी देखने के बाद फिर इसके बाद प्रैक्टिस पे आइए, फिर देखिए। जैसे देखने वालों की संख्या 1000 के ऊपर जाएगी, लाइव क्लास लेके फिर तगड़ा वाला आप सवाल पूछिए, एक एक करके बताते हैं। फिर आपको एकदम जो लाइन बताएंगे फिक्स बताएंगे, गुरु यही आएगा, इसी लाइन में से 3 लाइन 4 लाइन लिख लो, और इसी में से ना फंसे तो फिर कहो। ये भी जानो, जो मैं टाइप वाइज टॉपिक वाइज जो पढ़ाया हूँ उसमें साफ साफ बताऊँ कि ये 4 लाइन आएगा बाबू। और वो जो प्रीवियस ईयर करवाए ना सारे क्वेश्चन वही 4 लाइन है, उससे बाहर के आने वाली चीज नहीं है। तो आने वाले एग्जाम में भी जब पैटर्न बदला नहीं है, सिलेबस बदला नहीं है, तो सारा कुछ मतलब सेम टू सेम हूबहू ऐसा आने वाला है इस बार भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, बताओ नवा क्वेश्चन, हमने पूरा समय बता दिया। बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा भी हमने 12 क्वेश्चन कराया, 30-40 क्वेश्चन कई जगह कराया। बाल केंद्रित शिक्षा किसे कहते हैं, बालक को ध्यान में रखकर जो भी पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सहायक सामग्री, वातावरण, ठीक है ना, बालक के अकॉर्डिंग जो भी काम किया जाएगा उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाएगा। बालक की जरूरत, बालक की इच्छा, है ना, बालक की जरूरत, बालक की इच्छा, बालक की रुचि, बालक के हिसाब से सारा कुछ अगर किया जाए। मान लो ये भगवान है, ये क्या है, भगवान जी है, भगवान जैसे सरकार है वैसे वैसे अगर काम करोगे तो कह देंगे क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है, नहीं तो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। माँ बाप समझ लो क्या है, ये तुम्हारे बाप हैं, कहा भाई ये हमारे बाप बन गए हैं, ये जैसे कहेंगे चीजें वैसे चलेंगी तब तो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। तो बालक की जिज्ञासा, बालक की रुचि, ठीक है ना, बालक के मानसिक स्तर, ठीक, जैसा चाह रहा है उसके अनुरूप सभी चीजों को कर देना क्या कहलाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगा। ये हमारा है। और जब बालक की इच्छा होगी तब वो ज्यादा सीख पाएगा। तो जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाते हैं और कम समय में कर लेते हैं। ये कह रहा है मानकृत, मानकृत कहीं आए बाबू का हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। पुरस्कार और दंड, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ दिन तक, कुछ समय तक आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को कंट्रोल करके रख सकते हैं। ये हमारा बाह्य प्रेरणा, कैसा है ये, बाह्य, ये हमारा क्या है, बाह्य प्रेरणा। और बाह्य प्रेरणा ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, हमें कैसा चाहिए, आंतरिक। जब किसी काम को जब किसी काम को करने के लिए हम अंदर से तत्पर होते हैं और अंदर से करना चाहते हैं, अंदर से तत्पर हो, अंदर से करना चाहें तो वो काम बहुत आसानी से बहुत कम समय में हम कर ले जाएंगे और उसकी जो अनुभव हमको प्राप्त होगा वो हमारे खोपड़िया में लंबे समय तक के लिए अस्थायी रूप से पड़ा रहेगा। वो हमारा क्या कहलाता है, आंतरिक प्रेरणा, और वही सबसे बेस्ट माना जाता है। कहीं पे भी अगर प्रेरणा की बात आए तो आंतरिक प्रेरणा क्लिक करके आइएगा, ठीक है ना, बाह्य प्रेरणा नहीं सही करिएगा। व्यक्ति की भिन्नताओं पर ध्यान देना, कौन है, बाल केंद्रित, हाँ बात सही है। योग्यता के सत्यावादी मत का विकास करना, नहीं, यह हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा से हो जाएगा, व्यक्ति की विभिन्नताओं पर ध्यान देना। क्योंकि
हमने कहा है विकास, जब आप विकास बने तो व्यक्तिगत विभिन्नता हम उसे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी दो लोग एक तरह नहीं होते हैं, चाहे वो भले जुड़वा बच्चे क्यों ना पैदा हों, लेकिन फिर भी उन दोनों बच्चों में डिफरेंस पाया जाएगा और किसी न किसी आधार पे दो लोगों में अंतर पाया जाए तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। चाहे रहन सहन, चाहे बोल वचन, चाहे पहनावा, है ना, या तो चाहे शरीर के आकार से, चाहे मोटा तगड़ा दुबला पतला, रंग रूप आकार के, तब भी क्या है डिफरेंस पाया जाए तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाएगा। तो जाति से भी हो सकता है, धर्म से भी हो सकता है, लिंग से भी हो सकता है, वातावरण से भी हो सकता है, किसी न किसी तरीके से अगर दो लोगों में पाई जाएगी भिन्नता तो मोटा मोटी कहानी खत्म, उसे कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। और जब सब में अलग अलग डिफरेंस पाया जा रहा है तो आपको जो भी शिक्षण नीतियां अपनानी होगी सबको ध्यान में रखते हुए अपनानी होगी, और वो भी कैसी, समावेशी शिक्षा, तभी सभी बच्चे सीख पाएंगे। आपको एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर क्या पाई जा रही है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा रही है। और जब व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा रही है तो आपको एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, कुछ को देर से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि पाई क्या जा रही है, व्यक्तिगत विभिन्नता। आओ भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर का है। क्या है? हार्वर्ड गार्डनर का। बताओ अभी 20 क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? कह रहा है सभी बच्चों में एक समान होती है। ये बताओ भैया, जब व्यक्ति विभिन्नता पाई जा रही है तो सबके सोचने समझने की शक्ति एक होगी? नहीं गुरुजी। सब बराबर सोचेंगे? नहीं भाई। विचार बराबर करेंगे? नहीं करेंगे। एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं है। ला भैया, कह रहा कोनो जैविक आधार नहीं है। आधार है ना, ये कह रहा है कि जन्म से ही स्थिर होती है। स्थिर तो होती नहीं है, ये परिस्थितियों के साथ, वातावरण के साथ क्या होती है, बदलती रहती है, और सीखने की गति बदलती रहती है। विकास यही कहता है। अभी इज ऑफ मेनी काइंड एंड इंडिविजुअल। ठीक है, कई प्रकार, ये क्या लिखा है, कई प्रकार है, कई प्रकार की होती हैं। बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस, बुद्धि कई प्रकार की होती हैं, और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर होते हैं। तो सही है, ठीक है ना। ये आपको कैसा है, बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, मानसिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, कई तरह का से बुद्धि होता है भैया, कोनो बंधुआ थोड़ी है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 10 बौद्धिक क्षमताएं बच्चे में होती हैं। कहीं कहीं लोग 9 पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? 9, कभी कभी 8 भी बोलते हैं, तो उससे मतलब नहीं है। इनकी क्या है, ये नहीं पूछता कट बुद्धि होता है, ये पूछता है बुद्धि कई प्रकार, जब 8 हो चाहे 9 हो चाहे 10 हो, तो बुद्धि कई प्रकार की आपके अंदर पाई जाएगी। संगीतीय बुद्धि, गणितीय बुद्धि, बहुत सारे भाई, भाषाई बुद्धि, ठीक है ना, भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, ये सब क्या बुद्धि के प्रकार हैं। अंतरावैयक्तिक, ठीक है ना, अंतर्वैयक्तिक, इंटर और इंट्रा इंटेलिजेंस, ये सब बुद्धि के प्रकार हैं, ठीक है ना। तो इसका भी हम क्या है, आपका नीचे लिंक में लगा देंगे, वहां से थ्योरी देख के, उसका प्रैक्टिस सेट देख के, फिर आके उड़ाइए हवा की तरह। आइए आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइम हो गया क्लास का मेरे, ठीक है। आप लोग देखने वालों की जनसंख्या बढ़ाएंगे भैया, तब मैं लाइव क्लास आप लोग के लिए लेके आऊंगा। ये कह रहा है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजन पर बल देता है। मुद्रित समझ भैया, मूर्त क्या हो जाएगा, मूर्त। अगर मूर्त चीजें बच्चों के सामने रख के पढ़ाएंगे तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। ये तो बात बिल्कुल सही मेरे हिसाब से। सृजन पर बल देना मतलब बढ़ावा, सृजन मतलब होता है सृजनात्मक रचनात्मक दृष्टिकोण का बढ़ावा देना। सृजनात्मक रचनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना क्या कहलाएगा, सृजन पर बल देना। ये तो अच्छी बात है कि बच्चे को सीखने के लिए सरल, सुगम और आसान बनाने के लिए मुद्रित सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे जो बच्चे को दिखाई दे, जिसका इस्तेमाल करके वो क्या है, आसानी से अपने जो भी समस्या है उसका समाधान कर सके। इस पे आपको क्या करना है, बल देना। तो बात बहुत अच्छी है। अगला, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। मतलब लड़का जो है कि घर में सब सीख के आएगा। हाँ भाई, बच्चा घर से सब सीख के आएगा, लेकिन सब अगर सीखा रहा तो फिर आने की क्या जरूरत है, आने की जरूरत नहीं है ना। तो बच्चा जब भी घर से आता है, विद्यालय आता है परिवार से, तो कुछ ना कुछ जानता रहता है, उसके पास चीजें विद्यमान होती हैं। बस आपको उसके पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके आगे ज्ञान में क्या करना है,
बढ़ा देना है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा क्या लग रहा है, गलत है। और भाषा विकास पूरी तरह से जैविक परिपक्वता पर निर्भर होती नहीं है भाई, वातावरण पर निर्भर होती है। हटाओ भाई, खत्म करो, पहला सही दूसरा का गलत। सी पे आ जाओ, ए सही और आर क्या है, गलत हो जाएगा। ए सही और आर क्या है, गलत हो जाएगा। आप बस खाली व्याख्या सुनेंगे ना, तो व्याख्या से भी आपकी खोपड़ी में इतना बैठ जाएगा कि आपका काम हो जाएगा। बहुत सारा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ये पहला प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूं, टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट गड़बड़ चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी चल रहा हूं। आप जितने भी यूट्यूब पढ़ाने वाले हैं सबका प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आइएगा मेरा प्रैक्टिस सेट देखने। क्वेश्चन तो मैं ऐसे भी ट्रिक करके आ सकता हूं, क्वेश्चन टिक नहीं करना भाई, एक एक ऑप्शन को बढ़िया समझना है कि गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, और सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है। इसके पीछे का रीजन जानते रहेंगे, तभी आने वाले समय में जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा उससे आसानी पूर्वक आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई, बात आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहा है लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। मतलब लड़का बहुत कठोर, बहुत क्या है, ये कह रहे हैं कि लड़ाई वाला है, और लड़कियां क्या है, बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी कोमल होती हैं, ये कह रहा है। इस तरह के कथन को बढ़ावा देता है, कौन बढ़ावा देगा, ये कह रहा है जेंडर समानता, जेंडर समता और जेंडर शक्तिकरण और जेंडर रूढ़िवादिता। देख लो भैया, हम इसका भी पढ़ाए हैं, लिंग पूर्वाग्रह, इसको हम पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं, ये लिंग पूर्वाग्रह सब क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ाया हूं। आप खाली 3 लाइन याद करोगे, 1 2 3, और यही 3 लाइन आपका बार बार एग्जाम में फंस रहा है। पहला कौन आपके सामने, कहीं लिखा है क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता, और क्या लिखा है, लिंग पूर्वाग्रह। क्या लिखा है, लिंग पूर्वाग्रह, जेंडर रूढ़िवादिता, और ये क्या है, जेंडर पक्षपात। ये क्या आएगा, पक्षपात। ये 3 याद करो, लिंग पूर्वाग्रह हमेशा आएगा, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पक्षपात, बाकी 3 ऑप्शन याद करो, कहीं मिले मार्को क्लास से काम खत्म, यही आने वाला है। और उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं कि यहाँ पे आपका सही क्या होने वाला है, तो वो भी वीडियो में नीचे डाल दूंगा जेंडर से, ठीक है। ये कहानी आपकी रही ऐसे, ठीक है। बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब आपसे नेगेटिव पूछ रहे हैं कि कैसा नहीं करना चाहिए, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करें, बात सही है। उन्हें बहुविध मतलब बहुत तरीके से जानकारी पर काम करने के अवसर दें, ये बात सही है। उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर दें, ये भी बात सही है। उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथककरण, अगर बाबू कहीं आ जाए पृथककरण करना, कहीं पे अलगाव करने की बात आई तो ये समावेशी का क्या करता है, उल्लंघन करता है। यही ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन क्या है मेरा, सही है। ये ऑप्शन क्या है मेरा, सही है, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आगे आ जाओ। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। देखो ये कह रहा है विद्यार्थियों परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, नहीं, लड़के को डराना है, धमकाना है, परेशान नहीं करना है, ये आपको कई बार बता चुका हूं। लड़के को डराना धमकाना नहीं है, परेशान नहीं करना, कई बार आपको बताया जा चुका है। ये कह रहा है कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचाना, बहुत सही, बेस्ट ऑप्शन है लग रहा है। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। अच्छा, विद्यार्थियों को श्रेणी देना, और क्या करना भाई, वरीयताओं में वर्गीकृत। वर्गीकृत क्या होता है, हमेशा गलत होता है। पहला और लास्ट वाला तो हमने काट दिया साफ साफ। अब बताओ कि ये दोनों में सबसे बेस्ट कौन है। हम आकलन क्यों करते हैं, हम आकलन इसलिए करते हैं कि बच्चे को पहले से बेहतर बनाया जा सके, उनकी कमियों को पहचाना जा सके। तो जो उनकी खूबियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, उनको पहचान के उनको क्या करना है, आगे लेके चलना है। तो यहाँ पे खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना है। तो हम आकलन इसलिए करते हैं कि बच्चे के अंदर कितना प्रोग्रेस हुआ और कितना बाकी है, उसके आधार पे हम अपने शिक्षण विधियों में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, ताकि बच्चे को पहले से बेहतर समझाया जा सके। आकलन मतलब होता है पहचान करना, पता करना। क्या करना, पहचान करना, पता करना। किस चीज का गुरु, जो हमने सिखाया है, जो हम पढ़ाए हैं, जो हम बताए हैं, क्या करना उसका हम पहचान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, ये कह रहा है करना या रोक लेना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको फेल पास करना नहीं गुरु,
आप तो आकलन इसलिए कर रहे हैं बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, और सीखा तो कैसे सीखा, और नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, रीजन क्या था, इस बारे में पता करना है। लड़का में गड़बड़ी है कि टीचर में? लड़के में क्या गड़बड़ी हो सकती है, उसकी मानसिक थोड़ा कमजोर हो, या उसको ऐसा वातावरण नहीं मिल पा रहा हो, या उसको जो शिक्षण सहायक सामग्री चाहिए वो नहीं मिल पा रहा हो। और गड़बड़ी आप में है तो क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, आपको शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है, आप वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पा रहे, वो बच्चे के अंदर रुचि पैदा नहीं कर पा रहे। आपके क्लास में क्या है, सो रहा है, ठीक है, शोर शराबा कर रहा है, ऐसी स्थिति आ रही, इसलिए सीख नहीं पा रहा है। बहुत मजा आता है पढ़ाने भाई, शिक्षा पढ़ाने में बहुत मजा आता है। एक बार पढ़ाने स्टार्ट करो तो ये कई क्वेश्चन प्रश्न में निकल जाएगा आपका। आ जाओ, आप अपने विद्यार्थियों, ध्यान दो भैया, में समालोचनात्मक चिंतन, हमने कहा समालोचनात्मक मतलब होता है चिंतन करना, तर्क वितर्क करना, अन्वेषण करना, खोज करना, खोजबीन करना, सृजनात्मक रचनात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, सही गलत के बारे में निर्धारित करना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, समालोचनात्मक चिंतन। चिंतन को सम्मुत करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से कौन से कौशल को संवर्धन का मतलब होता है बढ़ावा देंगे। हेमंत से कौन एक कौशल का बढ़ावा करेंगे, देखो भैया क्या है, निष्क्रिय हटा दो भाई, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस, आपको नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ाएं तो ये दोनों तो हो गया, क्या काम खत्म। ये अभिसारी, एक होता है अभिसारी, अभिसारी मतलब होता है बंद अंत वाले प्रश्न, कैसा है, बंद अंत वाले प्रश्न, क्या होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। इसमें आपके अपने विचारों को अनुमति नहीं दी जाती है। एक शब्द में आंसर मतलब कम शब्द में क्या कर सकते हैं, कम शब्दों में आपको आंसर देना है, क्या करना है, कम शब्दों में क्या करना है, आपको कम शब्दों में आंसर देना है, मतलब उत्तर करना है। आपके विचारों को अनुमति नहीं मिलती है, क्या है, विचारों को क्या है, अनुमति नहीं दी जाती है, अनुमति नहीं दी जाती है, बात समझे। तो कहने का सेंस ये, अभिसारी प्रश्न बंद अंत वाले प्रश्न है। आप अपने माई के बारे में, अपने बाऊ के बारे में कितनों जाना, लेकिन उसे मतलब ना, बाऊ माई का नाम कहा फलाने, बाऊ का नाम कहा ढेकाने, गांव का नाम ई है कि नहीं, मार्केट कौन सा वो है, इतना बताना आपको, तो ये कहलाएगा अभिसारी प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले प्रश्न दूसरा हमारा क्या होता है, अपसारी, क्या होता है, अपसारी, क्या होता है भैया, अपसारी। अपसारी क्या होते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न है। इसमें आपके विचारों को अनुमति, माई का नाम फलाने भैया, माई हाई काम कर ले, माई हाउ काम कर ले, माई हाई लपेटत रहा, हमारा गांव सबसे श्रेष्ठ है, मेरे गांव में ऐसे लोग हैं, मेरे गांव में रोड है, मेरे गांव में सड़क है, आरसीसी है, फला ठिकाना, गांव बढ़िया, घर इतना है, नौकरी चाकरी वाले सब फेंकते रहो, वो क्या कहलाएगा, अपसारी। पूछे एक जवाब दो 75 का, पूछे एक जवाब दो 75 का। इसमें कौन कौन आएंगे भाई, अभिसारी में देखो, अभिसारी में कौन कौन आएंगे, सही गलत वाले, कौन आएंगे, सही गलत वाले प्रश्न आएंगे, मिलान करने वाले प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न है किसमें, अभिसारी में। अपसारी में व्याख्यात्मक, संदर्भ कीजिए, संदर्भ व्याख्या कीजिए, निबंधात्मक, खूब विस्तृत उत्तरी, जिसमें खूब बढ़ा चढ़ा के लिख सके। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है तो क्या है, स्वचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबन करना है कि लड़का खुद से क्या करे, सर्च करे, खोज करे, इन सब चीजों क्या करना है, बढ़ावा देना है। बारे भैया अभी हम कहाँ पहुंचे, 16 पहुंचे, कहाँ पहुंचे, 16 पे, और मेरी क्लास है आधे घंटे बाद, क्लास है मेरी आधे घंटे 15 मिनट में निपटाना पड़ेगा, 1 घंटा हो गया गुरु, अभी हम 15 क्वेश्चन में हैं। आओ, विद्यालयों में सुविधा वंचित, अच्छा, विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है, जो सुविधा से वंचित है, जिनको क्या है, किसी प्रकार की सुविधा ना मिली हो, पढ़ने लिखने के लिए, जानने समझने के लिए सुविधा ना मिली हो, तो उनके लिए क्या करना है, उनके निष्पादन के लिए, निष्पादन किस ओर संकेत करते हैं, तो कह रहा है विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना। और ये कह रहा है उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, ये कह रहा है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं योग्यताओं को संबोधित नहीं करता है, और ये कह रहा है बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व है। क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन मिला भाई से, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार बढ़िया से इसको क्या करिए, रीड करिए, फिर इसके बाद बात को आगे बढ़ाइए। इसको क्या करना है, एक बार बढ़िया देखिए, आपको थोड़ा सा दिखाई कम देता है,
अगर आपको बैकग्राउंड में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक काम करता हूँ, क्या करूंगा, बैकग्राउंड को चेंज करवा दूंगा, जिससे क्या होगी, आपको आसानी हो जाएगी, जिससे आपको चीजें और साफ साफ समझ में आएगी। ठीक है ना। चीजें तो बहुत अच्छी भाई, लेके चलते हैं, आ जाओ। सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। क्या करना है आपको, विद्यालय, विद्यालय भाई कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यालय में सुविधा वंचित, जो सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आए, मान लो आदिवासी लोग हैं, या आपका जो स्कूल से या समाज से थोड़ा सा दूर घर है, जिस जहाँ पे क्या है, कोई सुविधा नहीं है, चाहे लाइट हो, चाहे बिजली हो, मतलब बिजली हो या रोड हो या किसी प्रकार की जो सुविधा, आप उससे वंचित हैं, तो आने वाले बच्चों को निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करते हैं, मतलब किधर ये संकेत करते हैं कि आपका सही है गलत है। तो ये कह रहा है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। ठीक है। उनके माता पिता शिक्षा महत्व नहीं समझते हैं। अच्छा। विद्यालय सही बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं करता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप क्या करना है, ये वो जो विद्यालय है ना, विद्यालय इसका किस ओर संकेत कर रहा है, ये इसी ओर संकेत कर रहा है कि उनके पास क्या है, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का संबोधित नहीं करना है, मतलब उसकी आवश्यकता जो भी चीजें हैं, जो उसकी योग्यता है, उसके क्या है, उससे वंचित किया गया। ये तीसरा आपका सही हो जाएगा। जब लाइव क्लास चलेगी तो आप ज्यादा से ज्यादा पूछ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं बता पाऊंगा, बहुत मजा आएगा। विकलांग, क्या पूछ रहा है भैया, विकलांग, विकलांग व्यक्ति और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतर क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? चिकित्सक है, दानशीलता है, मानवीकरण है, सामाजिकरण है। देखो भाई, जो विकलांग है ना, जितना उसे विकलांगता से तकलीफ नहीं है ना, उतना समाज से। अगर हमारा हाथ टूटा है तो कहेंगे टूटा हुआ कहेंगे, है ना, लंगड़ा लंगड़ा कहेंगे, अनरा अनरा कहेंगे, है कि नहीं। वो अंधा है फिर भी सरवाइव कर रहा है लाइफ में, उसको तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन आप बार बार अंधा कह कर कि कोई पागल होता नहीं है, बार बार पागल कह कर के अब उसे पागल बना देंगे। तो ये एक क्या है, सामाजिक है, समाज के द्वारा ऐसा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, ये सारा कुछ किसके द्वारा बनाया गया है, ये सारा कुछ आपके क्या है, समाज के द्वारा बनाया गया है। समाज ही इसका क्या है, जिम्मेदार है। ये समाज ही क्या है, इसका जिम्मेदार है। समाज की वजह से डिसाइड हुआ है कि नहीं, ये चीज फला चीज है, ये है, ये है। ठीक है ना। तो ये सामाजिक प्रक्रिया है। इतना विकलांगता और ये जो आपका लिंग पूर्वाग्रह है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, सामाजिक पूर्वाग्रह की अवधारणा है। अब आ जाओ इसमें, ये कह रहा है कि भाई श्रवण बाधित वाले विद्यार्थी, श्रवण बाधित विद्यार्थी, ये कह रहा है श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। कौनों को सुनाई कम दे रहा है, कोई विद्यार्थी है श्रवण बाधित, उसको सुनाई कम दे रहा है, तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे जिससे उसे सुनाई दे, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे जिससे उसे सुनाई दे। चलो लेते हैं। हम कह रहे हैं कि जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग करें। व्याख्या करवा बोलबा ओके सुनई बने करी। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षण, मौखिक मतलब बोलेंगे। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, क्या करना, निषेध। यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ हो। बहुत सही। अगर लड़का की दिखाइयो दे, क्या होगा, अगर बच्चे को दिखाई भी दे और सुनाई भी दे तो क्या होगा, सुनने वाला भले ना समझ में आए लेकिन देखने वाला उसे समझ में आ जाएगा। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्या है, 18। 18 के बाद अब हम आते हैं किसमें, 19 में। ठीक है ना, 19 आप देखिए। 19 में क्या करना भाई, 19 में हमको देखना है, ठीक है लीजिए 19 वाला पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। कौन सा भैया, चैलेंज स्टूडेंट हैविंग अटेंशन। ठीक है, ये कह रहा है कि लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रयोगिक तक सुगम विभिन्न संवेदों का उद्दीपक। कह रहा प्रदत्त कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनी समूहों में प्रस्तुत करना, और ये कह रहा बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो आप बताइए यहां से क्या सही होगा। मैं साइड हो जा रहा हूं।
आप इसको थोड़ा सा रीड करिए, रीड करके बताइए यहाँ पे आपका क्या होने वाला है। ये कह रहा है भैया कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। लिखित प्रदत्त यहाँ लिखने से कोई मतलब है नहीं, डिस्ग्राफिया की बात है नहीं, डिस्ग्राफिया को हटा दीजिए। विविध संवेदन, संवेदन मतलब सुख दुख सहयोग की बात यहाँ पे हो नहीं रही है। प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधन, और एक बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। आप यहाँ पे कैसे हो जाएगा अटेंशन, ये आप यहाँ पे डी से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा डी से हो जाएगा। ये तो पहले ही कट गया है, ये प्रदत्त कार्य से कोई मतलब नहीं है। जब लिखित कोई कार्य देंगे, अगर मालूम क्या है डिसलेक्सिया अगर है, डिसकैलकुलिया है, तो इसमें कुछ सोचते हैं थोड़ा बहुत। आपको डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिफेजिया, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको अलग से याद करवाएंगे। जल्दी 21, बस बस आ जाओ भाई, किसको पढ़ो 21 वाले को। ये कह रहा है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत अच्छा बात। बच्चों क्या करना है, प्रोत्साहन देना है, बढ़ावा देना है। प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा देना, प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा देना, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना अंदर से, इंटरनल, ताकि उसको और बेहतर तरीके से कर पाए। ये कह रहा अधिगम एक सामाजिक गतिविधि, बहुत अच्छा, और विद्यार्थियों को समूह रूप में ज्ञान सृजन करना चाहिए। दोनों सही भाई, ए और आर दोनों सही है, ए और आर क्या है, दोनों सही है, ठीक है ना। एक सामाजिक गतिविधि है लेवाइगोस्की के अनुसार। एक क्वेश्चन बढ़िया नहीं पूछा इस सेट में, एक ही क्वेश्चन था अभी इसके पहले वाला, जो थोड़ा बहुत आपका दिमाग हल्का कर सकता था। ये कह रहा है शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में, इसके सृजन में विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। कौन रोकता है, नेगेटिव, व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण, पारस्परिक शिक्षण। देखो भाई, अब ये कह रहा है कि सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है। अन्वेषण तो सही है, अन्वेषण क्या है, पॉजिटिव है। पारस्परिक शिक्षण है, व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी अन्वेषण, ये दोनों आपका सही है। सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण, अब व्यवहार अनुकूलन और पारस्परिक शिक्षण, टीचिंग, बिहेवियर कंडीशन। अब बताओ, ये कह रहा है भाई आपको कि आपका थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, अब क्या है, दिखाई दे रहा होगा। अब बताओ यहां से क्या आपका सही होने वाला है, ठीक है ना। आप या तो क्या है, या तो मैंने बता दिया, या आपको ये तो दोनों सही है, तो दोनों सही, इसलिए दोनों क्या है, गलत है। अब बताओ पारस्परिक शिक्षण है या व्यवहार अनुकूलन। पारस्परिक वाला भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं गलत होना चाहिए भाई, हम ये कहेंगे पारस्परिक वाला गलत इसलिए नहीं है गुरु, पारस्परिक वाला गलत इसलिए नहीं है कि पारस्परिक मतलब होता है अंतःक्रिया। क्या बात कर लेंगे, अंतःक्रिया की बात कर लेंगे। पारस्परिक मतलब एक दूसरे से संबंधित करके। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिहेवियर कंडीशन। ये क्या करता है, आपका व्यवहार क्या है, डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या सीखना नहीं चाहते। ये थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, बहुत छोटा मोटा बनाना चाहिए। स्टूडेंट लर्निंग बेटर एंड द इफेक्टिव बाय, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। तो जब भैया उनके अनुसार सारी चीजें होंगी, तब बच्चा बढ़िया सीखेगा, बेहतर सीखेगा। क्या सीखेगा, बढ़िया सीखेगा, बेहतर सीखेगा, अच्छे तरीके से। हाई निष्क्रिय वाला हटा दो, पुरस्कार वाला नेगेटिव है, कंठस्थीकरण नेगेटिव है, ये आपका सी होगा। ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव सही हो गया। कहीं आ जाए जिज्ञासा और अन्वेषण खोजन करना, नेगेटिव पॉजिटिव में पढ़ा चुका हूं, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए और नोट करके रख लीजिए। जब आपको शिक्षण करना होता है तो सामने रखे रहिए। 50 आपको पॉजिटिव और 30 नेगेटिव वर्ड हम पढ़ा के रखे होंगे। आ जाओ, आ गए 24, जल्दी से खत्म हो जाए 30। निम्न में से कौन सा विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है। क्या पूछ रहे भैया, बाधक है क्या है, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना चाहिए, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण हो, ये तो सही है। प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुरूपक चिंतन, ये सही है। और क्या है, ये भी आपका, ये तो दोनों तुरंत दिख रहा सही है। अब ये प्रक्रियात्मक स्थिरता और प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना चाहिए। अब बताओ, या तो आपका बी होगा या आपका डी होगा, या आपका बी होगा या आपका क्या होगा, डी होगा।
या बी होगा या आपका क्या होगा डी होगा। तो बताइए यहाँ से कौन सा आपका सही होगा, या तो बी या तो डी। अब हम ये कह रहे हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर स्थिर वाली बात करे तो स्थिरता कह रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा सही। पूछो कहाँ है, बाधक वही होता है जो फिक्स हो, क्या हो, और ये कह रहा है प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित। प्रासंगिक मतलब जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं दे रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ डाटा आपके पास होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या है कुछ डाटा आपके पास होना चाहिए। ये उठा के वहां डाल दिए होते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया होता, इस चीज का ध्यान नहीं दे रहे भाई, इतना गैपिंग कर दे रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणा अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। अगला देख लेते हैं, विद्यार्थी को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए क्या करना चाहिए। जानते हो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। अगला देखो, बाह्य अभिप्रेरणा मतलब बाहर से अभिप्रेरणा। हमने अभी पीछे बताया आपको कि बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, बता दिए। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए होता है, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिक, नगद पुरस्कार पाने के लिए, ये तो सबसे बढ़िया है, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। बाह्य प्रेरणा क्या भैया, नगद पुरस्कार पाने के लिए क्या खूब मेहनत करता है, ठीक है। और बाकी ये तीनों क्या है, आंतरिक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, साइमा कुछ भी हो, साइमा अपने असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है और बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार का भावना का विकास करता है, करेगा। बार बार वो फेल हो रही है, बार बार फेल हो रही है, तो इसमें क्या रीजन हो सकता है। कह रहा है कि जिज्ञासा, असहायता का सीखा हुआ भाव, गर्व और आशा। ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाला है। ये क्वेश्चन क्या करेगा, ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा। आप सोच के बताओ क्या है। साइना अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है। किसको भैया, कमी को क्या करती है, कमी को उत्तरदायी ठहराती, कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। अब बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार का संकेतक है, तो आपको ये बताना क्या है, आपको ये बताना है। ये भाई यहाँ कैसे आ गया, ये यहाँ नहीं आना चाहिए। अभी आपका क्वेश्चन है 27, बताओ भाई क्या होना चाहिए यहाँ पे। 27 के बाद 28, 29, 30, तीन क्वेश्चन आपके सामने हो रहे हैं। ये खुद को मान रही, असफलता के लिए कमी अपने को मान रही है, खुद को मान रही है। तो जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, ये इसका मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। आशा मतलब उम्मीद, गर्व मतलब, गर्व का मतलब आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, यूं नहीं होना चाहिए। असहायता का सीखा हुआ भाव, यही हो सकता है आपका। बी क्या हो जाएगा आपका, से हो जाएगा, बाकी ये क्या है गलत हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, वैसे बी सही होगा यहाँ पे, जहां तक उम्मीद है मुझे कि बी सही यहाँ पे। आपका क्वेश्चन नंबर आ गया ही है। हर सेट में आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आपको रिझाएंगे। आप अपने विद्यार्थियों को जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। याद करवा रहे हैं और बचना चाहते हैं, तो अगर आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, नहीं भाई, उनके पूर्व ज्ञान संबद्धता जोड़ेंगे, सही बात है, रुके रहो, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने की अवसर देंगे, जो अच्छी बात है। उस अवधारणाओं हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ये सारा पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है, तो इससे क्या करना पड़ेगा, आपको बचना पड़ेगा। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही, और यह ऑप्शन तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि ये तीनों पॉजिटिव है,
जबकि ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है, लेकिन ये कह रहा क्या करना चाहिए भैया, बचना चाहिए। हम इसी से बचना चाहेंगे, उसको निष्क्रिय रूप से हटवाएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, बड़ा छोटा बड़ा तगड़ा क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? एक होता है व्यक्तिगत कारक, एक होता है आंतरिक हो गया, बाह्य हो गया, व्यक्तिगत हो गया। व्यक्तिगत मतलब जो खुद के इमोशन जो आपके अंदर, देखो आनुवंशिकता ये व्यक्तिगत, एक स्कूली माहौल बाहरी है, सांस्कृतिक बाहरी है, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र क्या है, बाहरी है, आनुवंशिकता क्या है, आपके अंदर के है, संवेगात्मक क्या होगा, आपके अंदर का होगा, है कि नहीं। ये जो लक्षण है माँ बाप की वजह से आते हैं और आपके अंदर निहित होते हैं। और संवेगात्मक कहेगा तो वो आपका आंतरिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी आपका आंतरिक हो जाएगा। अधिगम किसके द्वारा, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, नकारात्मक, अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, नहीं तो पाठ देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव है। निराश की भावना, विद्यालय का मुद्रित, ये भी पॉजिटिव है, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के रूप से दिए रहे अनुदेशन, ये सही है। आपका यही वाला क्या है, गलत है, और यही गलत वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। निराश की भावना अधिगम के द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अधिगम किसके द्वारा, निराश की भावना के द्वारा, ठीक है, फीलिंग ऑफ होपलेस, ठीक है, सही है, यही सही होगा आपका क्या, अध्यापिका। ए बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन क्या भाई, यही था क्या 30वां क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मैं इसके नीचे सब कुछ लिंक डाल दे रहा हूँ। आपका साइकोलॉजी में चाहे विकास वृद्धि हो, पियाजे हो, लेवाइगोस्की हो, सारे टॉपिक मतलब आपको एक बार पढ़ने के लिए मिलेगा थ्योरी, फिर उससे रिलेटेड मिलेगी ट्रिक, फिर उसके नीचे मिलेगा क्या आपको, उसके नीचे मिलेगा आपको क्वेश्चन। लगभग 10 साल 15 साल का पूरा क्या है, 10-15 साल मैं नहीं कहूँगा, मैं 10-15-20 सीट के पेपर आपको एक साथ मिलेंगे, वो भी ऑनलाइन वाले पेपर, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जितना ज़्यादा देखने वालों की संख्या बढ़ेगी उतना जल्दी वीडियो आप लोग के बीच में लेके आऊँगा। अगर देखने की संख्या अच्छी खासी हो जाती है तो लाइव क्लास रखेंगे, जिससे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकें और अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पूछ सकें। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुरु